नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत ही प्रसिद्ध निबंध लोभ और प्रीति से संबंधित 55 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, लोभ और प्रीति निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 2 देखिए, लोभ और प्रीति किस प्रकार का निबंध है? विकल्प देखिए, ए मनोवैज्ञानिक, बी ऐतिहासिक, सी विचारात्मक या फिर डी कथात्मक। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी, विचारात्मक। लोभ और प्रीति एक विचारात्मक निबंध है। प्रश्न संख्या 3, लोभ और प्रीति निबंध में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? आइए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए व्यास शैली, बी समास शैली, सी व्यास और समास शैली या फिर डी विक्षेप शैली। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, व्यास और समास शैली। दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है लोभ और प्रीति निबंध में। अगर बात करें इन तीनों शैलियों की तो पहली शैली है समास शैली। इस शैली में लेखक संक्षिप्त रूप में अपने विचारों को अधिकाधिक कहने का प्रयास करता है, मतलब अधिकाधिक विचारों को संक्षिप्त रूप में कहने का प्रयास करता है और इस कारण इसमें कभी कभार क्लिष्टता भी आ जाती है। दूसरी शैली है व्यास शैली। इस शैली में लेखक उदाहरणों की मदद से अपनी बात को समझाता है और विस्तार पूर्वक कहता है। तीसरी शैली है विक्षेप शैली। इसमें लेखक के विचार इधर उधर बिखरे होते हैं और कभी कभार तो लेखक वाक्य अधूरे ही छोड़ दिया करते हैं। तो इस तरह से तीनों शैलियों का प्रयोग लेखक किया करते हैं लेखन में। और लोभ और प्रीति निबंध की अगर हम बात करें तो व्यास और समास दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 4 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध लोभ और प्रीति उनकी रचना चिंतामणि के कौन से भाग में संकलित है? विकल्प देखिए, ए चिंतामणि भाग 1, बी चिंतामणि भाग 2, सी चिंतामणि भाग 3 या फिर डी चिंतामणि भाग 4। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए, चिंतामणि भाग 1। प्रश्न संख्या 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प है ए 1922 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में या फिर डी 1919 ईस्वी में। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, 1919 ईस्वी में। लोभ और प्रीति निबंध का प्रथम प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 6, सुख या आनंद देने वाली वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा के लिए आने वाली प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? विकल्प है ए उत्साह, बी श्रद्धा, सी भय या फिर डी लोभ। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, लोभ। प्रश्न संख्या 7, लोभ के कितने पक्ष होते हैं? विकल्प देख लेते हैं। ए 2 पक्ष, बी 3 पक्ष, सी 4 पक्ष या फिर डी 5 पक्ष। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए, 2 पक्ष। लोभ के 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है सुखात्मक और दूसरा पक्ष है दुखात्मक। प्रश्न संख्या 8, जब लोभ किसी से अप्राप्त वस्तु के लिए होता है तब दुख कैसा रहता है? विकल्प है ए अस्पष्ट, बी अज्ञात, सी प्रच्छन्न, डी स्पष्ट। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, स्पष्ट। जब लोभ किसी से अप्राप्त वस्तु के लिए होता है तब दुख स्पष्ट होता है। 9वां प्रश्न, किसी सुखद वस्तु के अभाव का ज्ञान न होने तक निम्न में से कौन सी वासना का अभाव रहता है? जब तक आपको किसी सुखद वस्तु के
अभाव का ज्ञान नहीं होता है तब कौन सी वासना का अभाव रहता है? तो विकल्प देखिए, ए श्रद्धा, बी लोभ, सी प्रेम या फिर डी भय। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी लोभ। किसी सुगत वस्तु के अभाव का ज्ञान न होने तक लोभ भी छिपा रहता है और जैसे ही अभाव का ज्ञान होता है तुरंत लोभ की जागृति हो जाती है। प्रश्न संख्या 10, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने वाली वासना सात्विक रूप प्राप्त करती है तब उसे क्या कहते हैं? अगर वासना सात्विक रूप प्राप्त कर लेती है तब हम उसे क्या कहेंगे? विकल्प देखिए, ए लोभ, बी श्रद्धा, सी भक्ति या फिर डी प्रीति। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी प्रीति। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने वाली वासना सात्विक रूप प्राप्त कर लेती है तब हम उसे प्रीति कहने लग जाएंगे। प्रश्न संख्या 11, जब लोभ सामान्य जाति के प्रति होता है तब वहां वह क्या कहलाता है? सामान्यतः होता है तो वह क्या कहलाएगा? विकल्प है, ए लोभ, बी प्रीति, सी श्रद्धा या फिर डी भक्ति। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए लोभ। प्रश्न संख्या 12, जब लोभ किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है तब वह क्या कहलाता है? अभी हमने सामान्य की बात की थी और इस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं विशेष के लिए। तो विकल्प देख लेते हैं, ए लोभ कहलाता है, बी रुचि कहलाता है, सी प्रीति कहलाता है या फिर डी विकल्प बी और सी दोनों सही होंगे। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, बी यानी रुचि और सी दोनों ही कहलाता है। अगर लोभ किसी जाति के एक ही व्यक्ति के प्रति होता है, विशेष व्यक्ति के प्रति होता है, तब वह लोभ के बजाय प्रीति या रुचि कहलाने लगता है। प्रश्न संख्या 13, लोभ खालिस्तान होता है और प्रेम खालिस्तान। यहाँ रिक्त स्थानों में नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार चयन करके वाक्य की पूर्ति करनी है। तो पहला विकल्प है, ए लोभ विशेषोन्मुख होता है और प्रेम सामान्योन्मुख, बी लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख होता है, सी लोभ सात्विक होता है और प्रेम तामसिक होता है, डी लोभ अनुचित होता है और प्रेम उचित होता है। तो आपको यहाँ सही जवाब बताना है और यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सामान्योन्मुख और विशेषोन्मुख, यानी लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख होता है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो में या प्रश्नों से संबंधित कोई शंका हो, कोई सुझाव हो, तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सके और आपके लिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस लेके आते रहें और ताकि आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सके। तो उम्मीद है आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ विकल्प है, ए लोभ एक मनस्थिति नहीं है, बी लोभ का संबंध किसी सुख देने वाली वस्तु से होता है, सी यह स्थिति लोभ से संबंधित वस्तु की कमी के कारण है, या फिर डी लोभी उस वस्तु को पाने की इच्छा करता है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए लोभ एक मनस्थिति नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए मेरा आपको एक सुझाव है कि जब भी सत्य असत्य कथन आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हम फर्स्ट विकल्प पढ़ते हैं और वो फर्स्ट विकल्प ही हमें सही लगने लगता है और बाकी के विकल्पों को हम बिना पढ़े ही पहले वाले विकल्प को हम आंसर के रूप में चयनित कर लेते हैं और मार्क कर देते हैं राइट आंसर के रूप में। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि पहला प्रश्न जो विकल्प होता है वो सही लगता है, लेकिन बाकी तीनों विकल्पों की तुलना में वो उतना ज़्यादा सही नहीं होता है। और चूंकि हमने बाकी विकल्प पढ़े नहीं होते हैं इसलिए हम रॉन्ग आंसर दे जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आप पूरा पढ़ें और मैं तो ये कहूँगा कि हर प्रश्न के चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद में ही अपने राइट आंसर को मार्क करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं।
लोभ के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? अभी पीछे भी असत्य पूछा था और यहां पर भी असत्य है, तो यहां विकल्प देख लेते हैं। ए, लोभ के 3 पक्ष होते हैं। बी, सुखद वस्तु के अभाव की कल्पना के अभाव में लोभ लुप्त रहता है। सी, लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है। डी, लोभ सामान्योन्मुख होता है। तो दोस्तों अभी तक आपने जो 14 प्रश्न पढ़े थे, उन प्रश्नों के आधार पर भी आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो यहां बात करेंगे लोभ के 3 पक्ष होते हैं, ये वाला कथन एकदम असत्य कथन होगा। लेकिन जैसे कि हमने पीछे बात करी कि कई बार हम जल्दबाजी में फर्स्ट आंसर को ही राइट मार्क कर देते हैं, जो कि नुकसानदायक होता है। तो हम बाकी के 3 विकल्प और पढ़ेंगे। तो पहला हमें श्योर हो गया है, लेकिन हम इसको पेंडिंग रख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बी है, सुखद वस्तु के अभाव की कल्पना के अभाव में लोभ लुप्त रहता है। ये कथन भी एकदम सही कथन है, क्योंकि अगर सुखद वस्तु के अभाव की कल्पना जब तक हमारे मन में नहीं रहती, तब तक हमारे मन में लोभ भी जागृत नहीं होता। और हम जैसे ही हमारे मन में सुखद वस्तु के अभाव की कल्पना का जागरण होता है, तुरंत लोभ भी जाग जाता है और प्रकट रूप में आ जाता है। विकल्प सी की बात करें तो लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है, किसी विशेष के प्रति नहीं होता। और सी विकल्प से ही जुड़ा हुआ है विकल्प डी। तो और इस प्रकार चारों विकल्पों में से जो असत्य कथन हमारे सामने आ रहा है वो है विकल्प ए, लोभ के 3 पक्ष होते हैं। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, लोभ के 3 पक्ष होते हैं। ये वाला विकल्प असत्य है, क्योंकि लोभ के केवल 2 पक्ष होते हैं, सुखात्मक और दुखात्मक। तो इस तरह से आपका राइट आंसर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही सर्वप्रथम कौन सा मनोभाव उत्पन्न होगा? तो विकल्प देखिए। ए, प्रेम। बी, श्रद्धा। सी, आसक्ति। या फिर डी, लोभ। जैसे आप किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते हैं तो आपके मन में या किसी व्यक्ति के मन में निम्न में से कौन सा मनोभाव उत्पन्न होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी, लोभ। प्रश्न संख्या 17। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जाएगा, वृत्ति एक निष्ठ हो जाएगी, तब हम क्या कहलाएंगे? तो यहां विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए, भक्त। बी, लोभी। सी, प्रेमी। डी, श्रद्धालु। सही जवाब होगा विकल्प सी, प्रेमी। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु पर स्थिर हो जाता है, वृत्ति एकनिष्ठ हो जाती है, तो हम कहलाएंगे प्रेमी। प्रश्न संख्या 18। किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनंद अनुभव होना किस मनोविकार का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है? विकल्प देखिए। ए, श्रद्धा। बी, उत्साह। सी, प्रेम। या फिर डी, लोभ। तो सही जवाब होगा यहां पर विकल्प डी, लोभ। 19वां प्रश्न। पेट भर कर खाने के बाद चौबे जी द्वारा पेड़ा खाना पेड़े के प्रति उनका कौन सा मनोभाव दर्शाता है या कौन सा मनोभाव कहलाएगा? विकल्प है। ए, लोभ। बी, लालच। सी, रुचि। या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा विकल्प सी, रुचि। पेट भर खाना खाने के बाद भी अगर चौबे जी पेड़ा खाते हैं तो पेड़े के प्रति उनकी रुचि वाले मनोभाव को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 20। कुछ लोग बड़े से बड़े सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट निवारण के लिए थोड़ा सा भी धन अलग नहीं करना चाहते, तो उनके लिए इस स्थिति में धन क्या बन जाता है? विकल्प ए, साधन। बी, साध्य। सी, जंजीर। डी, परेशानी। तो सही जवाब होगा विकल्प बी, साध्य। कुछ लोग बड़े से बड़े सुख की प्राप्ति के लिए साधन यानी धन एकत्रित करते हैं, परंतु कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट के निवारण के लिए भी धन खर्च नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब धन उनके लिए साधन से साध्य बन जाता है। विकल्प देखिए। ए, साधन। बी, साध्य। सी, जंजीर। डी, परेशानी। यहां सही जवाब होगा विकल्प बी, साध्य। प्रश्न संख्या 21।
स्थिति भेद से प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा कितने प्रकार की होती है? विकल्प है ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी 2। स्थिति भेद से प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है। पहली है प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा और दूसरी दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, किसी वस्तु को मांगने के संबंध में वस्तु को न देने वाले स्वामी और मांगने वाला दोनों को बुरा किसने कहा है? तो विकल्प देखिए, ए रहीम ने, बी तुलसी ने, सी कबीर ने, डी शुक्ल जी ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए रहीम ने। किसी वस्तु को मांगने के संबंध में वस्तु को न देने वाले स्वामी और मांगने वाले दोनों को ही बुरा कहा है रहीमदास जी ने। प्रश्न संख्या 23, लोभ के विषय कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प है ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। सही जवाब होगा विकल्प डी 2, सामान्य और विशेष। लोभ के दो विषय होते हैं, पहला है सामान्य और दूसरा है विशेष। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किसके प्रभाव के कारण भीरू और कायर भी बहादुर कहला सकते हैं? विकल्प देखिए, ए ईश्वर, बी नेता, सी मन, डी धन। सही जवाब होगा विकल्प डी धन। धन के प्रभाव के कारण भीरू और कायर भी बहादुर कहला सकते हैं। प्रश्न संख्या 25, समाज में एक दूसरे की आंखों में खटकने वालों की वृद्धि कब होती है? विकल्प है ए लक्ष्य की विविधता से, बी लक्ष्य की एकता से, सी लक्ष्य के अभाव से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी लक्ष्य की एकता से। समाज में एक दूसरे की आंखों में खटकने वालों की वृद्धि तब होती है जब उन लोगों के लक्ष्य की एकता होती है, यानी सभी का लक्ष्य अगर एक होता है तो वो एक दूसरे की आंखों में खटकने लगते हैं। प्रश्न संख्या 26, पारस्परिक प्रेम से होने वाली बातें वर्तमान युग में कौन सी दृष्टि से होती है? विकल्प है ए प्रेम दृष्टि से, बी धर्म की दृष्टि से, सी रुपये पैसे की दृष्टि से, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा विकल्प सी रुपये पैसे की दृष्टि से। वर्तमान युग में पारस्परिक प्रेम से होने वाली बातें अधिकतर रुपये पैसे की दृष्टि से ही होती है। प्रश्न संख्या 27, वर्तमान समय में मात्र कौन सा धर्म रह गया है? आपको निबंध के अनुसार बताना है। तो विकल्प है ए राजधर्म, बी वीर धर्म, सी देश धर्म, या फिर डी टका धर्म। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी टका धर्म। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वर्तमान में मात्र एक धर्म रह गया है, वो है टका धर्म, यानी धन से संबंधित आचरण। प्रश्न संख्या 28, व्यापार नीति किसका प्रधान अंग हो गई है? विकल्प है ए राजनीति का, बी भक्ति का, सी व्यापार का, या फिर डी समाज का। तो सही जवाब होगा विकल्प ए राजनीति का। राजनीति का एक हिस्सा बन गई है व्यापार नीति, केवल अपना लाभ देखते हैं राजनीति के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 29, ऋषि वशिष्ठ की गाय किसे बहुत पसंद आ गई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति में इसका उल्लेख हुआ है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है विकल्पों में से चयन करके। विकल्प है ए दुर्वासा को, बी रावण को, सी विश्वामित्र को, या फिर डी अर्जुन को। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी विश्वामित्र को। ऋषि वशिष्ठ की गाय विश्वामित्र को बहुत ही पसंद आ गई थी। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं, एक नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र की कौन सी चीज पसंद आ गई थी? विकल्प है ए घड़ी, बी एल्बम, सी पुस्तक, या फिर डी साइकिल। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी एल्बम। एक नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र का एक एल्बम पसंद आ गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी के 25 प्रश्न और देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर वीडियो या प्रश्नों से संबंधित कोई शंका हो तो आप उनके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।